हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 58 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी है हकीम खान, ऑप्शन डी है शक्ति सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा? हकीम खान। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हकीम खां। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों, वैसे तो कोई भी अंदाजा जैसे अगर लगाता है कोई तो यही कहेगा महाराणा प्रताप अगर हिंदू हैं तो सेना भी उनका क्या होगा? हिंदू ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं बात है। उनके जो सेनापति थे वो थे हकीम खान। ये याद रख लीजिएगा, गलती नहीं होगी। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा ऊपर चला गया। व्याख्या है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। मतलब एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरे तरफ सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे, उनके मध्य लड़ा गया था। और मुगल की तरफ से सेनापति मान सिंह और आसफ खां लड़े थे और एक तरफ राणा प्रताप थे। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगान की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहे थे। जो हकीम खां सूर थे वो कर रहे थे अफगान सेना का नेतृत्व। तो ये याद रखिएगा। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी भी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की गई आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। तो सेनापति कौन था राणा प्रताप का? तो आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर। यहाँ पे है तो उसको भी याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी है हिमायू, ऑप्शन डी है अकबर। तो आंसर जाएगा अकबर के साथ। तो अकबर ने मुस्लिम जो अकबर था उसने तीर्थ होता था यात्रा कर, उसको क्या किया था? समाप्त कर दिया था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा को, ये जो अब बता रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1562 में दास प्रथा को, 1563 में तीर्थ कर को और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो 1562 में पहले दास प्रथा को समाप्त किया, उसके बाद 63 में तीर्थ कर को समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदु को सम्मिलित किया जा सकता है। जो चारों बिंदु है उन सभी को क्या है? सम्मिलित किया जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को
मुगल साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1590 में, ऑप्शन बी है आपका 1575 में, ऑप्शन सी है 1576 में, ऑप्शन डी है आपका 1572 में। तो आंसर जाएगा सी के साथ आपका 1576 में। अकबर ने बंगाल और जो बिहार है उसको मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया था। ये याद रखिएगा 1576, इसको याद रखना है क्या है, 1576 में उसने मिला लिया था बंगाल और बिहार को। व्याख्या देख लीजिए इसका। 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र दाऊद खां गद्दी पे बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। क्या किया उसने? पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। तो किसे आदेश दिया था ये भी याद रखना है, मुनीम खान। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भागा, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। स्टार्ट तो हो जाता है 74 में, लेकिन वो जो कार्य होता है वो 74 नहीं 76 में पूरा होता है। तो ऑप्शन में 76 था, तो इसलिए आंसर भी आपका 76 हो जाएगा, 1576। 54 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है हुमायूं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी अकबर। भारत में अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा कहीं। इसे जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, इसे जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। भारत का बादशाह कौन था? अकबर, क्योंकि उसका शासनकाल देख रहे हैं 1556 से 1605 ईस्वी है, तो ये भी याद रखने की बात है। 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नूरजहां ने इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा वेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा था। तो सफ़ेद संगमरमर का बना है इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है वो, जिसे बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार
पित्रादुरा, ठीक है, पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। पहली बार पूछा जाएगा कि इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किस इमारत को बनवाने में किया गया था, किस मकबरा को बनवाने में किया गया था, तो वो था एतमातुद्दौला का मकबरा। और ये संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट। पित्रादुरा क्या था, पित्रादुरा क्या था, तो ये था संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जो जरावट होती थी उसी को यह नाम दिया गया। आप देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, परचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पित्राड्यूरा वही जो हमने अभी ऊपर बताया है। तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी मीनार दीवार बनाना, क्या है, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये क्या है, पित्राड्यूरा है। ये आपको याद रखना है, जिसको बोला जाता है परचीनकारी, जिसको क्या बोला जाता है, परचीनकारी बोला जाता है। व्याख्या देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। पच्चीकारी या परचीनकारी पित्राड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातवत है कि भारत में पित्राड्यूरा नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमातुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अब आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्त। आगे देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है धार्मिक कर, ऑप्शन बी है लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन सी है धन कर, ऑप्शन डी है संपत्ति कर। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी। लगान निर्धारण का जो है तरीका को क्या कहते हैं? बटाई, उसी को कहते हैं बटाई। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। आज भी गांव में बटाई होता है। अगर कोई मान लीजिए मतलब कि अगर ज़मीन लिया है और उसको इस तरह जैसे लिया है आधी, उसको बोला जाता है अधिया, ऐसे टाइप का, तो वो आधा जैसे ज़मीन तो रहेगा मालिक का, लेकिन उस पर जो भी होगा फसल जो उगाएगा किसान, उसको ज़मीन का कीमत नहीं देना पड़ेगा। बीज जो है वो जो ज़मीन का मालिक है वो भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, लेकिन जब उसका फसल उत्पादन हो जाता है तो दोनों लोग आधा आधा बटाई कर लेते हैं। जितना उनको जाएगा उतना उनको जाएगा, तो वही होता है बटाई। तो वो आज भी प्रचलित है गाँवों में। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी, नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत। नक्श या मुक्ताई अथवा कनकूत ये तो पद्धति एक थी। दूसरी थी नकदी अथवा जब्ती, और तीसरी थी गल्ला बख्शी, जिसे कहा जाता है बटाई। गल्ला का मतलब वही अनाज का गल्ला हो गया, धान का गल्ला हो गया, कोई हो गया इकट्ठा रहता है तो उसको गल्ला कहते हैं। कोई ज़्यादा धान एक जगह हो गया तो उसको गल्ला बोलते हैं कि ये धान का गल्ला है, बाजरे का गल्ला हो गया, धान का जो अनाज होता है वो, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेती बटाई, लंका बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। तो ये भी याद रखिएगा सब। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, और एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ये आपको बताना है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ, हुमायूं ने बनवाया था। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, ये ऑप्शन सही है, हुमायूं। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, ठीक है, निगार खाना, जबकि अन्नुर मजूम की पुस्तक में ए क्रिटिकल कॉल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग डर्किंग अकबर रेजिंग, तो ए के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था।
तो अगर आप देखें तो हिमाऊ ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया, तो उसमें जो बनवाया था उसमें कई कारखाने तो एनसीईआरटी में भी मिलता है, जिसमें निगार खाना, जबकि अज्जुम की जो पुस्तक है, अन्नू मजूम की एक पुस्तक है मजूमा की, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा है। ज्ञातवत है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। उत्तर क्या है? बी माना है, अकबर को माना है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? हिमाऊ होना चाहिए। आगे चलते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ई के साथ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कई हो जाएंगे, दो, हमको दो से दो लग रहे हैं, तो इसमें दो हो जाएंगे। व्याख्या देख लीजिए। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। इसमें जो सर्वप्रथम है वो कौन है? तो दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हिमायू के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अबदुसद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो इसको जो है दो है, अकबर उस तरह है लेकिन दो चित्रकार है जिसमें नाम आ रहा है सैयद अली और अबदुसद का नाम आ रहा है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 गुणे 20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जिसका है मुहम्मद साहब के चाचा, के वीरतापूर्व कारनामों का उल्लेख करता है। हमीर हमजा के वीरतापूर्व जो कारनामा है उसका उल्लेख करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन ए हिमायू, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है आपका शाहजहां, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो आंसर हो जाएगा अकबर। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषता ग्रहण की थी। दो विशेषताएं कौन कौन? जैसे व्यक्ति विशेष का चित्र, दृश्यों में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटा आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हिमायू के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एवं यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन जो था अकबर के दरबार में, मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। उसका क्या नाम था? मिस्किन, जो यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। एक दसवंत है, दसवंत, वह भी एक चित्रकार था जो अकबर के दरबार में रहता था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।